हेलो गाइस। जय श्री कृष्ण। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टोटल 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला जो पार्ट था वो होता है उसका मैट्रिक्स। दूसरा जो पार्ट था वो क्रिस्टी, और क्रिस्टा के अंदर क्या पाए जाते हैं, F1 कण, या जिनको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ये खुद क्रिस्टा के अंदर पाए जाते हैं। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके अंदर एक हेड, स्टाल्क और बेस देखने को मिलता है। इनका हेड जो होता है पोली हेडेड होता है, और यह 75 से 100 एंगस्ट्रोम का होता है। इसके अंदर ATPase एंजाइम पाए जाते हैं। इनका जो स्टाल्क होता है वो लगभग 50 एंगस्ट्रोम लॉन्ग होता है, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 30 से 40 एंगस्ट्रोम तक होती है। इसके स्टाल्क में एक तो F5 प्रोटीन पाई जाती है और एक F6 प्रोटीन पाई जाती है। ऑक्सीसोम का जो बेस होता है वो 400 एंगस्ट्रोम लंबा होता है और 100 एंगस्ट्रोम चौड़ा होता है। ये एक क्यूबिक शेप का होता है, और इसके अंदर प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं, प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं। इसको हम F नोट के नाम से भी जानते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम को हम F1 पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज फर्नांडिज मोरेन ने की थी। उन्हीं के नाम पर इन्हें F कण के नाम से जानते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसमें थ्योरी में पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक कण एलिमेंट्री पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली एवं क्रिस्टी पर विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिन्हें प्रारंभिक कण एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इन कणों की खोज फर्नांडिज मोरेन ने की थी। F1 कण के 3 मुख्य भाग होते हैं। इन्हीं के नाम पर इनको F1 कण कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज किसने की थी, फर्नांडिज मोरेन ने की थी। इसके कुल 3 भाग होते हैं। एक तो इसके पास पॉलीहेड्रल हेड होता है, फिर बेस होता है, स्टाल्क होता है, और उसके बाद क्या पाया जाता है, इनके पास बेस पाया जाता है। बहुभुजीय शीर्ष, अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 75 से 100 एंगस्ट्रोम होता है, और आधुनिक अवधारणा के अनुसार शीर्ष भाग पर एटीपीएज एंजाइम उपस्थित रहते हैं। मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि इनके अंदर एटीपीएज एंजाइम पाए जाते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 75 से 100 एंगस्ट्रोम होता है F1 पार्टिकल के हेड का। उसके बाद बात करते हैं इनका जो वृंत होता है, स्टाल्क जो होता है, इसकी लंबाई 50 एंगस्ट्रोम होती है और चौड़ाई 30 से 40 एंगस्ट्रोम होती है। इसमें F5 व F6 प्रोटीन उपस्थित रहती है। F5 प्रोटीन को हम OSCP के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसके आधार बेस की, इसका बेस जो होता है, आधारी भाग जो होता है वो घनाकार होता है, मतलब क्यूबिक शेप का होता है। इसका आकार 400 से 100 एंगस्ट्रोम होता है। इसे F0 या F नोट द्वारा भी निरूपित करते हैं। इसमें प्रोटॉन चैनल पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन चैनल जो होते हैं, H+ जो चैनल देखने को मिलते हैं वो यही पाए जाते हैं उसके बेस के अंदर। यहाँ पे हम प्रोटॉन चैनल को देखते हैं कि देखो ये है प्रोटॉन चैनल, यहाँ पर ये सारे क्या है, प्रोटॉन चैनल है ये। अब हम यहाँ पर ये पूरा अपने को ये F1 कण दिखाई दे रहा है, पार्टिकल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर
ये इसका हेड है, ये इसका स्टाल्क है और ये इसका बेस है। इसके बेस पे अपने को प्रोटॉन चैनल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर से इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है जिसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ये स्पेस कौन सा होता है? पहले हमने डायग्राम में पढ़ा था कि दोनों ही आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इसमें कई सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं। इन हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ पंप करता है। कैसे करता है कि एक हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए ये एक एटीपी का खर्च करता है, एक एडीपी का खर्च करता है और उसको किस में बदल देता है? एटीपी पे बदल देता है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये H प्लस F1 कण उपस्थित होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये F1 कण हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर लेके आता है और उस टाइम पर एक एडीपी का खर्चा करके एक एटीपी का निर्माण करता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, जहां पर क्रिस्टल पाई जाती है, वहां पर ईटीएस सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलिए आगे के पार्ट को देखते हैं। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन जो सामान्यतः कितना होता है? 5 से 10 दिनों का ही होता है, 5 से 10 डेज का होता है। और इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनसे निरंतर माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती रहती है। मेनली अगर माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति की बात करें या फिर इसके ओरिजिन की बात करें तो टोटल 3 विधियों से होता है। ये जो 3 विधियां होती है, ये जो 3 विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है? पहली विधि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हो जाए, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। दूसरी विधि की प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है उससे हो जाए, या फिर डी नोवो पाथवे से होती है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति को हम देख सकते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन से होती है या प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन होता है और पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होकर नए माइटोकॉन्ड्रिया को बना देते हैं, या फिर डी नोवो पाथवे से इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल सामान्यतः 5 से 10 दिन का होता है। अंतः कोशिकाओं में इनकी उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, मतलब अंतः कोशिका जो कोशिका के अंदर इनकी उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन के माध्यम से बार बार बनते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति 3 विधियों से हो सकती है। देखिए कौन कौन सी विधि। पहली जो है बाय सेल मेम्ब्रेन, विभिन्न कोशिका कलाओं से। इस प्रकार की विधि की खोज किसने की थी? रॉबर्टसन ने की थी 1964 के अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? अपने पास ये कोशिका है और इस कोशिका के ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या है? एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है। एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है, ईआर है। इन दोनों के अंदर क्या बनते हैं? अंतर्मन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से अंतर्मन बनाती और एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से जाके फ्यूज हो जाती और इस तरह से आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं बाय सेल मेम्ब्रेन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। रॉबर्टसन 1964 के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कोशिका में उपस्थित जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के अंतर्वलन के द्वारा होती है। पेशी की कोशिका में सर्वप्रथम जीवद्रव्य कला सेल मेम्ब्रेन अंतर्वलित होती है। अगर हम बात करें तत्पश्चात इसी कोशिका की अन्य कलाओं के प्रबंध में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे समस्त रचना एक दोहरी कला युक्त पुट्टी की माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा
माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो खोज है वो लक और रिच नामक वैज्ञानिक ने की थी 1964 और 1965 के अंदर। इनके अनुसार क्या था कि पहले से यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाए, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आगे जाकर इसके अंदर विभाजन देखने को मिलता है, और विभाजन से दो डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। जिस तरह से हमारे सेल में विभाजन होता है वैसे ही इनमें विभाजन होता है। सेल में विभाजन होता है तब बहुत सारी स्टेजेस देखने को मिलती, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विभाजन डायरेक्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद उसके अंदर विभाजन होता है, डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से दो नए माइटोकॉन्ड्रिया, ये डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। लक व रिच ने 1964-65 के अनुसार नवीन माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित प्रौढ़ माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि व विभाजन से होता है। अगर हम बात करें न्यूरोस्पोरा जो होता है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म है इन एनिमल के अंदर। अगर हमारे एनिमल सेल्स है और उसके अंदर हमें किसी भी चीज का अध्ययन करना है तो हम न्यूरोस्पोरा को लेते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इन्होंने देखा था कि न्यूरोस्पोरा की जो सेल्स है उनके अंदर डिवीजन होता है, और डिवीजन होता है उस टाइम पर इनके माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद धीरे धीरे उनकी जो आंतरिक इंटर मेम्ब्रेन जो होती है उसका भी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, और फिर वो विभाजित हो जाती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। इस तरह से दो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। न्यूरोस्पोरा की कोशिकाओं में विभाजन के दौरान परिपक्व माइटोकॉन्ड्रिया के आकार में बढ़ोतरी कर यह लंबी हो जाती है तथा साथ ही आंतरिक कलाओं के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में स्थित क्रिस्टी विभाजित होती है, साथ ही आउटर मेम्ब्रेन भी संकीर्णित कॉन्ट्रैक्ट होकर दो पुत्री माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती है। डी नोवो पाथवे, इस डी नोवो पाथवे को या डी नोवो फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सबसे पहले सी आर्चिन के अंदर देखा गया था। इसका जो डीम होता है, इसका जो बच्चा होता है, जायगोट जो अवस्था होती है उसके अंदर, उसके बाद डी नोवो फॉर्मेशन को हमने फंजाई के अंदर भी देखा था और कुछ फिशेस के अंदर भी देखा था। डी नोवो फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का डी नोवो निर्माण। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये कोई कोशिका है, इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, पर इनका जो क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जैसे सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि इसकी कुछ आंतरिक जो भित्तियां होती है उनमें वृद्धि होती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, और क्रिस्टी युक्त नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। विद क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डी नोवो फॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल सी बात हम समझे कि पहले से जो सेल्स है उसके पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पर उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। इस सेल डिवीजन के अंदर क्या होगा कि जो कोशिकाएं है, जो सेल्स है, वो दो डॉटर सेल्स का निर्माण करेगी। इसी दौरान क्या होगा कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद बडिंग होती है, और बडिंग से क्या होते हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है, मतलब डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। चलो पढ़ते हैं डी नोवो फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का डी नोवो निर्माण। हार्वे नामक वैज्ञानिक ने 1951 में सी आर्चिन, समुद्र आर्चिन के डिम में तथा बाद में अन्य शोधकर्ताओं ने मछलियों व न्यूरोस्पोरा कवक में माइटोकॉन्ड्रिया की डी नोवो नए सिरे से उत्पत्ति का अवलोकन किया है। माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका के केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, केंद्र का जो विभाजन होता है ना, के उपरांत निर्मित संतति कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका द्रव्य पुटिकाओं में मुकुलन, बढ़ोतरी व पौष्टिकरण से क्रिस्टी युक्त माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा,
क्योंकि इसमें क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया के द्वारा होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले F1 कणों को ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि समस्त जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन की इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें ईटीएस चलता है और ईटीएस के अंदर क्या देखने को मिलती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, तो इनके मेन फंक्शन की बात करते हैं। एक तो ये कराता है सेल्यूलर, अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो पहला काम क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम करता है। फिर ये क्या कर सकता है, इसके अंदर एटीपी बनता है तो एटीपी का ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके अलावा ये कुछ आयंस का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिपिड सिंथेसिस भी देखने को मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो मेन 5 काम होते हैं इसके। एक तो ये करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, फिर एटीपी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाता है, आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाता है, लिपिड सिंथेसिस करता है और ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड का। ये मेनली 5 काम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं। चलो एक एक को पढ़ लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस चलती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। पायरुवेट का निर्माण होता है। ये जो पायरुवेट होता है ये 2 कंडीशन में, अगर O2 नहीं होगा तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और अगर O2 प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। जब उसको एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो किस में एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। ये जो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है उससे पहले क्या होता है, लिंक रिएक्शन देखने को मिलती है। इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो ये पायरुविक एसिड है, इस एसिड को एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और ये एसिटाइल को एंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्जेलो एसिटेट के साथ क्रिया करके सिट्रेट का निर्माण करता है और आगे जाके क्रेब्स चक्र में बढ़ता है, जिससे हमें बहुत सारे NADH2, FADH2, 3 NADH2, 2 FADH2 और एक ATP देखने को, एक GTP देखने को मिलता है। इस तरह से लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल से हमें टोटल 15 ATP मिलते हैं। पायरुवेट के 2 अणु होते हैं, इसलिए टोटल हमें 30 ATP मिलते हैं। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें टोटल 30 ATP का निर्माण देखने को मिलता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान। और उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस जो होती है उससे 8 ATP मिलते हैं, तो टोटल 38 ATP एक एरोबिक श्वसन के दौरान देखने को मिलते हैं। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया वायु श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्थल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स से क्यों बोला, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्यों नहीं होता है? तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन कैसे होता है, सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करके और फिर सुनो। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं जिनको मेसोसोम्स बोलते हैं, और उनसे क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। पर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है।
एरोबिक श्वसन 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है पायरुवेट एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। फिर क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्रेब्स चक्र से जो भी हमें NADH2, FADH2 और GTP मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, ETS में जाते हैं, और ETS में जाकर वो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें से प्रथम 2 चरण साइटोप्लाज्म में, जबकि क्रेब्स साइकिल व ETS माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स व ऑक्सीसोम में संपन्न होते हैं। क्रेब्स चक्र में एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण होकर NADPH2, NADH2, FADH2 का निर्माण होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश कर ATP अणु का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। पहला काम तो क्या था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या हो रहा है कि ATP के जो मॉलिक्यूल अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जो बने हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होगा। कहाँ ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन आता है कहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो उन जगह पर ट्रांसफर करना है जहां पर ATP की नीड है। उन कोशिकाओं तक ले जाना है, कोशिका के उस भाग तक ले जाना है जहां पर ATP की नीड है, जहां पे ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी चाहिए, उसी जगह पर हम ATP अणुओं का ट्रांसफर करते हैं। कैसे करेंगे कि जहां पर जिस स्थल पे कोशिका के जिस भाग में ATP की नीड है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ATP का प्रोडक्शन करेंगे, तो बहुत सारी ATP उस जगह पर मिल जाएगी। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ATP मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। परसों बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ATP अणुओं का परिवहन। श्वसन श्रृंखला रेस्पिरेटरी चेन के अंतर्गत निर्मित ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होते रहते हैं। कोशिका में जिस स्थल पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया गति करके उस स्थल के आसपास एकत्रित हो जाते हैं। इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में संकोचन होता है तथा मैट्रिक्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रवस्थितिक दाब में वृद्धि होने से जल व ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निचुड़ जाते हैं। पहले तो कोशिका के जैसे इस स्थल पर ATP की नीड है तो इसके पास पास क्या आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से मैट्रिक्स में बने जो ATP होंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे और बाहर निकलकर कहाँ आएंगे, जिस जगह पर ATP की जरूरत है। तो बहुत सारे ATP आ जाएंगे सारे माइटोकॉन्ड्रिया से। इससे क्या होगा, वहां पे ऊर्जा की जो आवश्यकता थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद आते हैं इस प्रकार कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ATP अणु का परिवहन किया जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। अब तीसरा काम करते हैं कि वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लिंक रिएक्शन। फिर वो कहाँ जाता है, क्रेब्स चक्र के अंदर एंटर करता है। क्रेब्स चक्र के अंदर ही ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र के अंदर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में वसीय अम्लों फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम का उत्पादन होता है। क्रेब्स साइकिल में इस पदार्थ का भावी ऑक्सीकरण होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, आयनों का परिवहन। कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयनों का परिवहन कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन है। एक तो है इसकी इनर मेम्ब्रेन और एक है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो तो ज्यादा परमिएबल होती है, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है सेमी इम्परमेबल होती है, मतलब अर्धपारगम्य होती है। इसमें कुछ आयन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। जैसे कि इनर मेम्ब्रेन से ATP का ट्रांसपोर्ट तो होता है पर
AMP का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एसिड का ट्रांसपोर्ट तो होता है, फॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट तो होता है, पर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। वैसे ही यहाँ पर कई सारे मॉलिक्यूल जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम का ट्रांसपोर्ट इनर मेम्ब्रेन नहीं कर सकती है, और ट्रांसपोर्ट के अंदर ये मेलेट का ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ग्लूटामेट का ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ऐसे कई सारे फोस्फेट आयन का ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ऐसे कई सारे आयन्स का ये ट्रांसफर कर सकती है, पर ब्रोमीन, क्लोराइड, पोटेशियम, NAD, CDP, CTP आदि आयनों का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है। चलिए नोट समझते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स, आयनों का परिवहन। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के आर पार विभिन्न प्रकार के आयनों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट होता है। इनर मेम्ब्रेन की तुलना में आउटर मेम्ब्रेन अधिक परमेबल होती है। अभी मैंने बोला था इनर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है परमेबल होती है, पर इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है। ये कुछ आयनों को तो ट्रांसफर होने देगी और कुछ को नहीं होने देगी। आयनों की परिवहन के लिए इनर मेम्ब्रेन पर कई वेक्टर पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से ये ATP, फॉस्फेट, PO4 आयन, सक्सिनेट, मेलेट, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, कार्बोनेट आदि आयन, HCO3 आयन आदि का परिवहन कर सकती है। यहाँ पे परिवर्तित नहीं, परिवहन होते रहते हैं। लेकिन इनर मेम्ब्रेन कई आयनों जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम, NAD, AMP, CDP, CTP, कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम आदि के लिए परमेबल नहीं होती है या फिर इम्परमेबल होती है। अब बात करते हैं कि लिपिड का सिंथेसिस। लिपिड का सिंथेसिस कैसे होता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का सिंथेसिस कैसे होता है? तो ये जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर फैटी एसिड व ग्लिसरॉल से लिपिड या फैट बनाने के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये क्या करता है कि फैटी एसिड के पास प्लस में फैटी एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम को जोड़ देता है और इसकी जो संरचना होती है उसमें वृद्धि कर देता है, जिससे आगे जाकर वो क्या बना लेते हैं, एक लंबी फैटी एसिड की श्रृंखला बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का संश्लेषण। अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड व ग्लिसरॉल से फैट या लिपिड का संश्लेषण होता है। कुछ जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो फैटी एसिड के अणुओं के साथ एसिटाइल कोएंजाइम A अणु का संयोजन कर इनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका पार्ट 3 भी आएगा, वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। ओके बाय।